Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यूज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। जो भी हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में आया है, चाहे वो हमारे डीडीयू में हो, सीयूटी में हो, एलयू में, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, जहाँ भी हमारे जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इकोनॉमिक्स से आया था वो सारे एमसीक्यूज़ को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आप लोग को नेशनल इनकम का एमसीक्यू मिल चुका होगा, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू मिल चुका होगा, साथ ही साथ आपको उसके कॉन्सेप्ट वीडियो भी मिल चुके होंगे। आज सुबह आपको एडीएएस एंड गवर्नमेंट बजट से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था इस चैप्टर को लेके उसकी भी वीडियो आपको सुबह मिल गई होगी। सो आज हम लोग अभी जो है एडीएएस यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो उसको कवर करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कौन से हैं जो हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं। पास्ट ईयर पेपर कौन से में जो हमारा सीयूटी को हम लोग मेन फोकस किए हैं, हम लोग डीडीयू पे मेन फोकस किए हैं, एलयू पे मेन फोकस किए हैं। इन सारे जो भी पास्ट ईयर पेपर को हम लोग एनालाइज करके जो भी इन चैप्टर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बने वो सारे एमसीक्यूज़ को आज हम लोग लेकर आए हैं। सो शुरू करने से वीडियो पहले कोई आपको एक बात फिर बता देता हूँ। जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको एक बात बताई है कि आप लोग अपने साथ कॉपी एंड पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन आपका सही हो रहा है छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिए, ताकि आपका जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम हो उस दिन वो क्वेश्चन आप गलत करके ना आए, उस एक क्वेश्चन की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम ना रुके। सो दैट्स ऑल। अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एडी रेफर्स टू, यानी कि एडी किससे संदर्भित है, क्या है एडी से संदर्भित क्या है। टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई, टोटल इन्वेस्टमेंट, या नन ऑफ दीज। कुल मांग, कुल आपूर्ति, कुल निवेश, या इनमें से कोई नहीं। एडी से संदर्भित क्या है, कुल मांग, कुल आपूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, कुल निवेश। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या है जो आपका एडी से रिलेटेड है, एडी से रिलेटेड क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको बताने से पहले एडी का मतलब बता देता हूँ। एडी एक्चुअल में होता क्या है। एडी का फुल फॉर्म होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट मतलब क्या होता है, एग्रीगेट मतलब होता है आपका टोटल। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल। टोटल मतलब कुल, यानी कि टोटल आप लोग समझ रहे होंगे टोटल का हिंदी मतलब क्या होता है, पूरा। तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होता क्या है, एक कंट्री में एक फिस्कल ईयर में जितनी चीज़ों की, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक फिस्कल ईयर क्या होता है आपको ये भी बता देता हूँ। क्वेश्चन अकाउंटेंसी में, आप लोग अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको फिस्कल ईयर का मतलब पता होना चाहिए। फिस्कल ईयर क्या होता है, द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ सॉरी द ड्यूरेशन ऑफ 1 अप्रैल टू 31 मार्च आर इज कॉल्ड फिस्कल ईयर। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय रहता है उसको हम लोग फिस्कल ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिस्कल ईयर बोलते हैं, उसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। तो इस दौरान आपके कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जा रही है वो होता है आपका एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल होता है। तो इसमें से एडी किसको संदर्भित कर रहा है, टोटल सप्लाई को संदर्भित कर रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट को संदर्भित कर रहा है, यानी कि कुल निवेश को संदर्भित कर रहा है, कुल आपूर्ति को संदर्भित कर रहा है, या कुल डिमांड को यानी कि कुल मांग को संदर्भित कर रहा है, किसको कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, टोटल डिमांड यानी कि कुल मांग। एडी संदर्भित किसको कर रहा है, कुल मांग को, यानी कि एक कंट्री में, एक देश में एक फिस्कल ईयर के दौरान जितनी भी चीज़ों की, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, यानी कि उपभोग फलन किसके बीच क्रियात्मक संबंध है। इनकम एंड सेविंग यानी कि आय और बचत, प्राइस एंड कंजम्पशन यानी कि मूल्य और खपत, कंजम्पशन एंड इनकम खपत और आय, और कंजम्पशन एंड सेविंग खपत और बचत, तो किसके बीच का है, कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन प्राइस एंड कंजम्पशन, इनकम एंड सेविंग। तो जो कंजम्पशन फंक्शन है वो किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप है दिखाता है, उपभोग फलन किसके बीच का क्रियात्मक संबंध है, इनकम एंड सेविंग यानी कि आय और बचत, प्राइस एंड कंजम्पशन यानी कि मूल्य और खपत, कंजम्पशन एंड इनकम यानी कि खपत और आय, कंजम्पशन एंड सेविंग यानी कि खपत और बचत। तो किसके बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है कंजम्पशन फंक्शन,
कंजम्पशन फंक्शन किसके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच का दिखाता है? इनकम एंड सेविंग का दिखाता है, प्राइस एंड कंजम्पशन का दिखाता है, कंजम्पशन एंड इनकम का दिखाता है, कंजम्पशन एंड सेविंग का दिखाता है, आय और बचत का दिखाता है, या मूल्य और खपत का दिखाता है, या खपत और आय का दिखाता है, या खपत और बचत का दिखाता है? तो किसका दिखाता है? कंजम्पशन एंड इनकम का दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। APC इज इक्वल टू, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ भी सकता है। सो APC का फॉर्मूला आपसे पूछा है। APC क्या होता है? y अपॉन सी होगा, या डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी होगा, या सी अपॉन वाई होगा, या डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होगा? तो इसका जो करेक्ट होगा वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई होगा। क्या होगा? डेल्टा सी, सॉरी, सी बाय वाई होगा। डेल्टा सी तो ऑप्शन नंबर डी है, सी बाय वाई जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि सी किसको डिनोट कर रहा है? कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है, और वाई जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? हमारे इनकम को डिनोट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ़ APC इज इक्वल टू 40 देन APS, यानी कि यदि APC जो है हमारा, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 40 है, तो हमारा APS कितना होगा? APS हमारा कितना होगा? यदि हमारा APC जो है हमारा 40 है, तो हमारा APS कितना होगा? हमारा APS कितना होगा? अगर APC हमारा 40 है, यहाँ पे 0.40 होगा, 0.40 होगा पॉइंट। हाँ ठीक है, तो अगर हमारा APC जो है वो 0.40 है, तो हमारा APS कितना होगा? मैंने आपको बताया कि हमारा जो APS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपका APS का फुल फॉर्म होगा, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये किसका फुल फॉर्म है? आपका APC का फुल फॉर्म है। तो APC और APS को आप जब भी प्लस करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। जब भी आप कुछ भी दिया रहे, अगर आपको APC या APS को आप जब भी प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 से 1 होगी, हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तो अगर आपको इनमें से मान लीजिए ये 3 वैल्यू है, इसमें से आपको बस दो भी पता हो, तो आप तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया है? APC दिया है, आपको 0.40 दिया है, 40 दिया है ना। तो आपको पूछा क्या है? APS पूछा है, तो यहाँ से ये आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.40, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0.60 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.60 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जब भी हम APC और APS को प्लस करेंगे तो उसका आंसर हमारा कितना आएगा? उसका आंसर हमारा आएगा 1 आएगा, ठीक है। सेम उसी तरह आपका MPS और MPC के साथ भी है। MPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड MPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यदि आपका MPC जो है वो 0.6 है, तो आपका MPS कितना होगा? इन दोनों को जब भी आप प्लस करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो आपको MPS दिया है, MPC दिया है 0.6 दिया है, तो आपका MPS कितना होगा? 4 होगा कि 0.4 होगा कि 0.04 होगा कि 1 होगा? क्या होगा? तो इन दोनों को जब भी आप प्लस करेंगे तो आएगी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमको MPS नहीं दिया, तो MPS इज इक्वल टू, ये आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 में से माइनस हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.6, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0.4 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? 0.4 जो है आपका वो आंसर आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 0.4 होगा आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? मल्टीप्लायर को लेकर के है। किसको लेकर के है? मल्टीप्लायर को लेकर के। तो मल्टीप्लायर का आपसे फॉर्मूला पूछा है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई हमारे इनकम को दिखाता है, और डेल्टा आई जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। डेल्टा एस के को दिखाता है, सेविंग को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे देखिए MPC दिया है 0.7 दिया है। क्या दिया है? MPC 0.7 दिया है। तो मल्टीप्लायर आपसे पूछ रहा है, मल्टीप्लायर कितना होगा? मल्टीप्लायर क्या होगा? मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS आपका फॉर्मूला होता है। 1/MPS जो है वो आपका फॉर्मूला होता है।
MPS यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, MPC में से MPS को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 0.1 आएगा आपका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ़ MPS इज इक्वल टू 1.4 देन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, तो बेसिकली आप इसको 1/MPS रख के सॉल्व करिए। 1/MPS रखिए, सॉल्व करिए। आपका कितना है, 1/MPS कितना है आपका, तो इसका आंसर आपका जो आएगा वो 4 आएगा। यहाँ पे आप ये जो ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। MPC इज इक्वल टू 0 देन मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि जब MPC 0 हो गया तो आपका MPS कितना होगा, MPS 1 हो जाएगा, और 1/1 करेंगे आप तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा आंसर आपका, 1 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, MPS इज इक्वल टू MPC। MPS और MPC दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लायर कितना होगा, मल्टीप्लायर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा इसको मैं बताता हूँ। अगर आपका MPS और MPC दोनों इक्वल हैं तो आपको देखिए, अगर MPS और MPC को हम लोग इक्वल लेके चलते हैं तो x की वैल्यू लेके चलते हैं। मान लीजिए x मान लेते हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो x मान लेंगे तो x प्लस x करेंगे। हमको ये पता है कि दोनों प्लस करने पे कितना आता है, 1 आता है। x प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 2x करेंगे, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, x प्लस x, 2x कितना आएगा वैल्यू, 1 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5। तो हमारे पास जो MPS की वैल्यू आ गई, MPC या MPS दोनों बराबर थे तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। अब 0.5 के अपॉन 1 करेंगे, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यही होता है ना, 1/MPS। तो 1/MPS कर दिए हम लोग, 1/0.5 कर दिए, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ, यानी कि पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि आपकी कुल मांग आपके कुल सप्लाई यानी कि कुल आपूर्ति के बराबर है। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्ण रोजगार संतुलित की स्थिति को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है, AD इज इक्वल टू AS, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका AD इज इक्वल टू AS है। क्या है, AD इज इक्वल टू AS है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर ड्यू टू, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण होता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीक में बदलाव। व्हेन फैक्टर आर इन शॉर्टेज, जब कारक की कमी होती है। बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसको हम लोग समझते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए अगर कोई आदमी किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो डाटा मतलब कॉपी में जो भी उसकी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उसको नोट करता है, कॉपी में नोट करता है। वो एक तरह से अकाउंट्स देखता है, वहाँ पे कॉपी में सारी चीज़ें नोट कर रहा है। कुछ दिन बाद कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, उस कंपनी में कंप्यूटर यूज़ होने लगा। अब जो भी सारी चीज़ें थी, अकाउंट्स का जो भी काम था वो कंप्यूटर पे उस पर अपलोड होने लगा। तो अब जो आदमी उसको जो कॉपी पे लिखता था उसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब वहाँ पे ऐसा आदमी को लाया जाएगा जो कंप्यूटर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, जो डाटा एंट्री उसमें कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी आने की वजह से एक आदमी की एम्प्लॉयमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई। वो स्किल्ड नहीं था, उसके पास अच्छी टेक्निक नहीं थी, उसको यूज़ करने का अच्छी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो ये इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये किसकी वजह से आया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट थे यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी किसकी वजह से आई, क्यों आई, क्योंकि जो तकनीक था उसमें बदलाव आया, जो टेक्नोलॉजी था उसमें चेंज आया। तो इसकी वजह से वहाँ पे
उसकी जो एम्प्लॉयमेंट थी वो हटी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। जब भी किसी टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चेंज इन टेक्नोलॉजी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ से गायब हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 गायब हो गया, तो इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एक्सेस डिमांड ऑकर व्हेन, यानी कि अतिरिक्त मांग कब होती है। अतिरिक्त मांग कब होती है। अतिरिक्त मांग को ही इंग्लिश में एक्सेस डिमांड कहते हैं और एक्सेस डिमांड को ही हिंदी में अतिरिक्त मांग कहते हैं। तो अतिरिक्त मांग की जो सिचुएशन है वो कब होगी। आपका AD इज ग्रेटर देन AS, AD इज शॉर्टर देन AS, MPS इज इक्वल टू 1 या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो कब अराइज होगी। जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो कब अराइज होगी, यानी कि जब किसी कंट्री में जो डिमांड की जा रही है, चीज़ों की मांग है वो ज़्यादा है लेकिन जो सप्लाई है वो कम है, तो क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होगा, ये कब आता है। जब किसी चीज़ एक्सेस डिमांड, बेसिकली सिचुएशन क्या होती है, एक्सेस डिमांड किसी कंट्री में जो लोग हैं वो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस कंट्री में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो उस रैपिड ग्रोथ पे नहीं हो पा रहा है जितनी, जैसे कि लोगों को जो डिमांड है उसको पूरे की जा सके। तो ये जो सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। एक्सेस डिमांड को किससे डिनोट किया गया है, यहाँ पे वही आपसे पूछा गया है। कौन सी सिचुएशन होगी, AD इज लेस देन AS, यानी कि यहाँ पे देखिए सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, लेकिन हम लोग को क्या पता करना है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AD इज ग्रेटर देन AS। ये डिफाइन कर रहा है आपके एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को, यानी कि अतिरिक्त मांग की जो आपकी सिचुएशन है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लेड टू द इंक्रीज इन AD, यानी कि निम्न में से कौन सा AD में वृद्धि नहीं करता है। फॉल इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, निजी उपयोग व्यय में गिरावट। फॉल इन एक्सपोर्ट, यानी कि निर्यात में गिरावट। फॉल इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकारी खर्च में कमी, या ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका और होगा, ऑल ऑफ दीज करके, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा आपका, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लेड टू द इंक्रीज इन AD, यानी कि निम्न में से कौन सा AD में वृद्धि नहीं करता है। AD क्या होता है आपका, एग्रीगेट डिमांड। तो इसका जो आंसर होगा, ये सारे ही आपके AD में वृद्धि करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर और द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, यानी निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य है। बजट क्या होता है मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो जाके अब से देख ले, उसको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, निम्न में से कौन सा सरकारी बजट का उद्देश्य है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि आय और धन का वितरण। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी की स्थिरता, यानी कि अर्थ, जो हमारी अर्थ, इकोनॉमी का हिंदी क्या होगा, अर्थशास्त्र होगा। आर्थिक आर्थिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता रहे। GDP ग्रोथ, यानी कि GDP हमारी कंट्री की, बड़े GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका ऑल ऑफ दीज है, यानी कि ये सभी। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा क्या है, जो आपका गवर्नमेंट बजट है उसका उद्देश्य क्या क्या होता है। तो उसका उद्देश्य आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ भी होता है, यानी कि आय और धन का वितरण भी होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होता है, यानी कि आर्थिक स्थिरता भी होता है। GDP ग्रोथ भी होता है। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं किसके, गवर्नमेंट बजट के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो यानी कि ऊपर की जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं वो सारे आपके गवर्नमेंट बजट के उद्देश्य होते हैं। आपकी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बनाया जाता है, आपके GDP ग्रोथ के लिए भी बनाया जाता है, आपके करेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए भी बनाया जाता है। तो बेसिकली ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं सारे ऑब्जेक्टिव हैं आपके किसके, गवर्नमेंट बजट के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैक्स रिसिप्ट, यानी कि निम्न में से कौन सी गैर कर रसीद है। नॉन टैक्स रिसिप्ट को आपको लेके क्वेश्चन पूछा है। आपका ऑप्शन है गिफ्ट टैक्स, सेल टैक्स, डोनेशन, एक्साइज ड्यूटी। तो इसका जो नॉन टैक्स रिसिप्ट है वो आपका कौन सा है, डोनेशन जो है वो आपका नॉन टैक्स रिसिप्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं, सॉरी पहले आपको डायरेक्ट टैक्स बता दो, देन आफ्टर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो पेई रहता है यानी कि जो पे करता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता है। अगर आपको टैक्स पे करना है तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिए, ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम टैक्स है या वेल्थ टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई भी टैक्स है, अगर आपके मान लीजिए इनकम 8 लाख है, गवर्नमेंट क्राइटेरिया सेट कर दी 8 लाख की, जितने भी इनकम जो लोग ज़्यादा से पाते होंगे वो टैक्स पे करेंगे 10%, ठीक है। आपकी इनकम 8 लाख थी, आपने 80,000 टैक्स पे कर दिया, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिए, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जब आप स्टेप बाय आप गवर्नमेंट को एट द लास्ट गवर्नमेंट को ही टैक्स पे करेंगे, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं करेंगे, आपका टैक्स जो पे कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है एंड वो लास्ट में गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है। फॉर एग्जांपल आप बिस्किट खरीद के लाएं, उस पर GST 18% लगा है, जो भी लगा है, 5 रुपये का बिस्किट खरीद के लाएं, आप 5 रुपये किसको दिए, गवर्नमेंट दुकानदार को दिए, दुकानदार किसको दिया, होलसेलर को दिया, होलसेलर किसको दिया, जहाँ से वो सामान उठाता है उसको दिया, वो फैक्ट्री वाला किसको दिया, जहाँ से वो सामान उठाता होगा उसको दिया, एंड एट द लास्ट वो 5 रुपये किसके पास जा रहा है, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो जब स्टेप बाय स्टेप वो कोई टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और जब डायरेक्ट हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसमें से, आपका वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट टैक्स, वही डायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन आ गया आपका। तो जो आपका इनकम टैक्स है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसीप्ट, फीस, गिफ्ट, टैक्स, फाइन, ग्रांट एंड डोनेशन होगा, यहाँ पे फ्रांट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रांट एंड डोनेशन होगा, क्या है, ग्रांट एंड डोनेशन है। तो इसमें से पूछा है कौन सा गैर रसीद कर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसीट। तो नॉन टैक्स रिसीट कौन सा है, फीस, गिफ्ट टैक्स, फाइन, ग्रांट एंड डोनेशन। तो आपका जो गिफ्ट टैक्स है वो आपका नॉन टैक्स रिसीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कैपिटल रिसीट इज दैट रिसीव्ड ऑफ गवर्नमेंट विच, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति वह है जो सरकार से प्राप्त होती है, क्रिएट लाइबिलिटी, रिड्यूस एसेट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। कैपिटल रिसीट क्या होती है, जहाँ पे सरकार को पैसा मिल रहा है लेकिन या तो उसके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है या तो उसका कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है। यानी कि सरकार के पास मान लीजिए पैसा आ तो रहा है, कैपिटल रिसीट बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए सरकार के लिए कैपिटल रिसीट क्या होता है, आपको एक ईजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। कैपिटल रिसीट बेसिकली ये होता है, सरकार के पास पैसा आ तो रहा है लेकिन इस केस में या तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या तो उसका कोई एसेट कम हो रहा है। मान लीजिए आप किसी से उधार लिए, ठीक है, तो आपके पास पैसा तो आ गया, आप उधार लिए किसी से, आपके पास पैसा तो उससे मिल गया, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है, आपके ऊपर क्या क्रिएट हो गई, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि अरे नहीं उसका पैसा तो हमें देना है, एक लाइबिलिटी आपके पास हो गई ना। और दूसरा केस क्या हो सकता है, आप किसी से मान लीजिए पैसा लिए और अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेच करके, अपना कोई फ़ोन मान लीजिए आप बेच दिए, उसके बदले आप पैसा ले लिए, आपके पास पैसा तो मिला लेकिन आपका एक एसेट कम हो गया। क्या एसेट कम हो गया, फ़ोन आप बेच दिए तो आपका एसेट जो है वो कम हो गया, लेकिन इन रिटर्न आपके पास पैसा आ तो गया ना। तो ये होता है कैपिटल रिसीट, बेसिकली यही होता है आपका कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीव्ड इज दैट रिसीव्ड ऑफ गवर्नमेंट वेज, यानी कि वही पूछा है जो कैपिटल रिसीट है वो गवर्नमेंट के पास आती तो है लेकिन उससे होता क्या है, क्रिएट लाइबिलिटी, हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है, दूसरी चीज़ हमारा जो एसेट है वो कम हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बोथ ए एंड बी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, और जहाँ भी आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मेंशन करिए, उसको मैं आपको डायरेक्ट जो भी इसका सोल्यूशन होगा आपको जल्द से जल्द प्रदान करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बाय विच, यानी कि पूंजीगत व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जिससे एसेट आर इंक्रीज, लायबिलिटी आर डिक्रीज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे अभी से हम लोग पहले क्या पढ़े थे, कैपिटल रिसीट, अब बात आ गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है जहाँ पे आप पैसा खर्च तो कर रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न में आप या तो कोई एसेट बढ़ जा रही है या तो आपका कोई लाइबिलिटी कम हो जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। मान लीजिए आप किसी से पैसा उधार लिए थे, ठीक है, अब आप उस पैसे का उधार जो लिए थे वो वापस कर रहे हैं, तो आप जब वापस करेंगे आपके पास से क्या गया, पैसा गया, लेकिन आपकी एक लाइबिलिटी जो थी वो भी तो कम हो गई। आप किसी से पैसा उधार लिए थे, अगर आप उसका पैसा वापस चुका रहे हैं तो आपके पास से पैसा तो जा रहा है लेकिन आपकी जो एक लाइबिलिटी थी वो भी तो कम हो रही है, ठीक है।
आपकी एक लाइबिलिटी कम हो गई। जब भी आप पैसा किसी को दिए, उधार लिए थे, तो उसका पैसा जब रीपेमेंट किए तो आपके ऊपर जो एक लाइबिलिटी थी वो कम हो गई। या तो आप पैसा खर्च कर रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आप पैसा खर्च किए एक नया फ़ोन खरीदने के लिए, तो आप पैसा तो खर्च किए, आपके पास से पैसा तो गया, लेकिन एक आपकी एसेट तो बढ़ गई, आपके पास फ़ोन तो आ गया। तो ये क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच, यानी कि पूंजीगत व्यय सरकार का वह अनुमानित व्यय है जिसके द्वारा हमारी या तो एसेट बढ़ेगी या तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट ऑफ अ गवर्नमेंट, यानी कि निम्न में से कौन सी सरकार की पूंजीगत प्राप्ति है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा जो है वो आपका जो है कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट क्या है, जहाँ पे सरकार को पैसा मिल रहा है लेकिन उसके बदले में सरकार का एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि रिकवरी ऑफ लोन अगर हम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, हमारा एसेट कम हो जा रहा है, बोरोइंग कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारे पास लाइबिलिटी बन जा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन हमारा एसेट कम हो जा रहा है। तो बेसिकली ये सारे ऑप्शन जो हैं उसका आपका करेक्ट है, सारे ऑप्शन सही, आपके ऊपर एक लाइबिलिटी बढ़ रही है या तो आपका एसेट कम हो रहा है। तो इसका ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, डेफिसिट बजट रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज, यानी कि घाटे का बजट उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें सरकारी बजट व्यय होता है लेस देन इट्स बजट रिसीट, मोर देन इट्स बजट रिसीट, इक्वल टू बजट रिसीट या नन ऑफ द अबव। तो लेस देन इट्स बजट रिसीट यानी कि जितनी इनकम नहीं हुई उससे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो लेस देन नहीं होगा, मोर देन होगा। हाँ, मोर देन इट्स बजट रिसीट, जो जितना पैसा हम कमा नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा हम पैसा खर्च कर दे रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो बजट बनेगा वो कौन सा बनेगा, हमारा लॉस वाला बजट बनेगा। फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पे आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, या टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट अदर देन बोरोइंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन डेफिसिट ऑफ इन बजट कैन बी फाइनेंस्ड, यानी कि निम्नलिखित में से किस तरीके से बजट में घाटे को वित्त पोषित किया जा सकता है, बोरोइंग विथ आरबीआई, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोथ ए एंड बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटे का अनुप्रयोग है, क्राउडिंग आउट, इन्फ्लेशनरी स्पिरल, इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है आपका, जो इन्फ्लेशनरी स्पिल है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, वो आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटर पेमेंट इज कॉल्ड, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटे के अंतर भुगतान के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, घाटा बजट या पूंजी घाटा। तो क्या कहा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटर पेमेंट इज कॉल्ड, यानी कि राजकोषीय घाटे और अंतर भुगतान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट या कैपिटल डेफिसिट। तो क्या कहा जाता है, प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 3500 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500 देन फिजिकल डेफिसिट कितना होगा हमारा, तो फिजिकल डेफिसिट कितना होगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट होगा। यानी प्राथमिक घाटा 3500 है और ब्याज भुगतान 500 है, तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना होगा, राजकोषीय घाटा होगा 4000 होगा, 3500 प्लस 500 हमारा 4000 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बजट इज बैलेंस्ड ओनली व्हेन, यानी कि बैलेंस बजट कब बनता है, बजट कब संतुलित होता है, संतुलित बजट कब बनता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट या नन ऑफ द अबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल रिसीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रेवेन्यू बजट फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ बाय अ वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू बजट फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ बाय अ वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा फॉल्स होगा। तो यानी कि रेवेन्यू बजट फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ बाय अ वे ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो यस ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो यस ट्रू। आगे बढ़ते हैं। ओह, एक बार क्वेश्चन नंबर 31 फिर से पढ़ते हैं, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लग रही है। रेवेन्यू बजट फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ बाय अ वे ऑफ पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट, तो नो, इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। मुझे कंफ्यूजन लग रही थी, सो इसका आंसर जो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। 32, ओल्ड एज पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो ट्रू। डेफिसिट बजट इज डिजायर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान घाटे का बजट वांछित है, या ट्रू और फॉल्स? तो बेसिकली इसका आंसर आपका क्या होगा? फॉल्स होगा। कौन सा बजट बनाना चाहिए? डेफिसिट बजट इज डिजायर्ड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के दौरान आपको बैलेंस बजट ही, हमेशा नॉर्मल आपको बैलेंस बजट ही बनाना चाहिए। कैपिटल रिसीट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, कैपिटल रिसीट इम्पैक्ट एसेट लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, सो यस, आपकी एसेट कम होगी या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल रिसीट से। 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरप्लस बजट इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरप्लस बजट इज अ बजट इन विच गवर्नमेंट रिसीट आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरप्लस बजट इज बजट व्हेन, यस, सो ट्रू है। सरप्लस बजट आपका रिसीट ज़्यादा है, आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है। रिसीट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, यानी कि अधिवेश बजट वह बजट है जिसमें सरकार की प्राप्तियां सरकार की व्यय से अधिक होती हैं। सो इसका आंसर जो है आपका वो है ट्रू। क्या है? ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, 36 की तरफ। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन इकोनॉमी व्हेन एएस इज इक्वल टू एडी अलॉन्ग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। पूर्ण रोजगार संतुलित अर्थव्यवस्था में उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां संसाधन के पूर्ण उपयोग के साथ एएस इज इक्वल टू एडी होता है। सो ये होता है या नहीं होता है? मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये चीज़ें बता रखी हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो कॉल्ड द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मौद्रिक नीति को सरकार की बजटीय नीति भी कहा जाता है। कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? नहीं कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। ओपन इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, खुली अर्थव्यवस्था की बाकी दुनिया से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, तो फॉल्स है। ओपन इकोनॉमी का रिलेशन रहता है किसके? बाहरी दुनिया के साथ, तो भी वो तो उसी के हेल्प से वो और ट्रेड कर पाती है, बाकी ट्रांजेक्शन कर पाती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाइयर एमपीसी कॉज हाइयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अगर हमारी जो एमपीएस की वैल्यू है वो हाई रहेगी तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है उससे हाई, मतलब वो भी हाई रहेगी। यानी कि बेसिक क्वेश्चन ये है कि एमपीएस अगर हाई रहेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी हाई रहेगा या नहीं, हाँ या ना? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, रहेगा। जितना एमपीएस हाई रहेगा उससे वही उसी से हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी हाई रहेगा। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था वो भी कट गया, तो यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ कि हमारे कंट्री में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 2018 में। इसका ऑप्शन आप लोग बताइए। क्वेश्चन तो यहाँ से रिमूव हो गया, मेरे हिसाब से आप लोग क्वेश्चन ले लीजिए। हमारे कंट्री में जीएसटी जो लागू हुआ था 2018 में लागू हुआ था, येस और नो? तो उसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में ट्रू और फॉल्स करके बताइएगा। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसका आंसर ऊपर पिन कर दूंगा। तो